Welcome to the YouTube channel, The Door of Knowledge from your instructor, Sir Harry Sahni. बेटा जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 न्यू मैथ्स 9 बुक को स्टार्ट किया है, तो उसकी सीरीज का हम अगला लेक्चर आज आपके सामने 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो मेरा बेटा 1.3 एक्सरसाइज में बेसिकली हमने एप्लीकेशंस ऑफ द रियल नंबर्स पढ़े। अगर किसी बच्चे ने मेरे बेटा पुराने लेक्चर्स रियल नंबर्स उनके प्रॉपर्टीज उनकी अप्लाई करने के लिए जो हमने लॉस पढ़े रेडिकल के लिहाज से, डिजिस के लिहाज से, वो तमाम आपको इसी लेक्चर के लिंक में इंशाल्लाह आपको प्रीवियस लेक्चर के लिंक्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से आप उनको भी जरूर देखिएगा। आज हम रियल नंबर्स को प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं कि मोस्टली बच्चे मैथ्स के हवाले से सवाल जरूर पूछते हैं हम टीचर से कि सर हमने ये चीज पढ़ी, जैसे वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, जैसे रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ्स की कोई भी फील्ड है, इसका रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग। बेटा रियल नंबर्स के बगैर हम रियल जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप देखो हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, हम इसको हेल्थ में यूज कर रहे हैं, हम इसको मेडिसिन के अंदर यूज कर रहे हैं। अगर मेडिसिन आपके पास कुछ फार्मूलों से मिलकर बनती है, उनके अंदर कॉम्पोजिशंस होती हैं कि इसके इस केमिकल की इतनी कॉम्पोजिशन, इस केमिकल की इतनी कॉम्पोजिशन, वो आपके पास कॉम्पोजिशन कहाँ से आती है, नंबर्स की फॉर्म में होती है। मतलब इतने मोल्स इस केमिकल के, इतने मोल्स इस केमिकल के, हम एक मेडिसिन बन गई। क्लाइमेट को कवर करने के लिए, टेम्परेचर को देखने के लिए, ठीक है, कि आज लाहौर में क्या टेम्परेचर है, हम किसके अंदर देख रहे हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में, रियल नंबर्स की फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है, कि आज नेगेटिव टेम्परेचर है, आज पॉजिटिव टेम्परेचर है, आज बहुत ज्यादा सर्दी है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, हम टेम्परेचर की मदद से देख रहे हैं। ठीक है, फिर आजकल आप लोगों ने बताया एक नई चीज स्मोक क्वालिटी इंडेक्स, किसमें हमें मिलती है कि हम देखते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ है, नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास है। हम इनको ग्राफिक डिजाइनिंग्स के अंदर यूज करते हैं, हम इसको कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, हम इसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज करते हैं। हम हर जगह पे रियल नंबर से बगैर हम सिंपल, अगर हम एक चीज बाजार से परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो हमें मैथ्स की जनरल कैलकुलेशंस आनी चाहिए कि हमने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए, अगर हमने 80 रुपीज का सामान दिया तो हमारे पास बाकी कितने बचेंगे। ठीक है, और शॉपकीपर को भी पता होना चाहिए कि उसने कितने की चीज परचेज की थी, तो वो अब कितने की चीज आगे देगा तो उसको प्रॉफिट है, उसने भी अपने घर का सर्कल चलाना है। तो ये प्रॉफिट लॉस, हम ये तमाम चीजें आपके पास किसके अंदर आती हैं, दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है मेरा बेटा, तो आज हम उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। दैट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द रियल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा उन्होंने हमसे कहा कि अगर सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। अब कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार, मुसलसल, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लगातार नंबर्स आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि वो 3 नंबर्स कौन से जिनका सम 42 बन रहा है, लेकिन हमें ये पता है दीज नंबर्स आर कंसेक्टिव। सो लेट करते हैं कि हमारे पास मेरा बेटा देखो फर्स्ट नंबर अगर हमारे पास है x, अब x कोई भी नंबर है, लेट्स से 12 है, तो अगला नंबर क्या होगा 13। तो 13 कब होगा, जब हम 12 में 1 ऐड करेंगे। सो द सेकंड नंबर इज x plus 1 and the third number is x plus 2। एक एक ऐड होता जा रहा है कंसेक्यूटिव नंबर्स पर। अब मेरा बेटा देखो उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू गिवन दे आर सेइंग देयर सम, इनका सम किसके बराबर है 42। तो मेरा बेटा क्या हो गया x plus 1 plus x plus 2 is equals to 42। हमने उन 3 नंबर्स जो हमने लेट किए, हमने उनका सम ऐड करके उनको किसके बराबर कर दिया 42 अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। x कितना हो गया बेटा 3x plus 2 plus 1 3 is equals to 42। So now 3x is equals to 42 minus 3, हमने दोनों साइड से -3 कर दिया, +3 -3 कैंसिल, 42 -3, 3x is equals to 39
and x is equals to 39/3. So the answer of x is 39/3 is 13. अभी आंसर नहीं आया, आंसर उन्होंने हमसे पूछे थे इंटीजर्स. So required integers are, तो मेरा फर्स्ट नंबर कह दें या इंटीजर कह दें. x is equals to 13. सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या था, x plus 1, so 13 plus 1 14, and the third one is x plus 2, so 13 plus 2, हमारे पास आ गया मेरा आंसर 15. So required integers are 13, 14, 15. When you will add them, you will get 42. Now the second question. अब सवाल में उन्होंने मेरे बेटा हमें स्टेटमेंट दी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें 90 का एंगल मस्ट मौजूद हो. एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, फिगर भी बना के मैंने दिखा दी. इसमें आपको एक साइड दी है बेस AB हमसे पूछा है which is the height perpendicular of the right angle triangle, और साथ में मेरा बेटा हमें इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया और पूछा है AB. सो मेरा बेटा सबसे पहले हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला आना चाहिए. एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो बेटा ये फार्मूला याद रखना है. इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट ये है कि हमने फार्मूला क्या है अप्लाई करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था 1 plus square root of 15 is equals to 1/2. बेस हमें दी हुई थी मेरा बेटा square root of 3 plus square root of 5, और हाइट जो कि हमसे पूछी हुई है मेजरमेंट AB, तो हमने वही ले लिया. अब मेरा बेटा देखो 2 यहां पे डिवाइड है, सो दूसरी साइड पे जाके आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में अपियर होगा. मतलब हमने दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कैंसिल हो गया. 3 plus square root of 5 यहां पे हमें मल्टीप्लाई शो हो रहा है, सो यहां आके हमें क्या आ जाएगा मेरा बेटा डिवाइड. सो दैट इज इक्वल्स टू मेजरमेंट AB. अब बेटा देखो सिंपल सा सवाल बन गया रैशनलाइजेशन का. सो मेजरमेंट AB हमारे पास क्या आ गई, 2 into 1 plus square root of 15 divide by square root of 3 plus square root of 5 multiply by square root of 3 minus square root of 5 divide by square root of 3 minus square root of 5. 2 into 1 plus square root of 15 square root of 3 minus square root of 5, और मेरा बेटा डिवाइड है. देखो आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर. ठीक है. काइंडली मेरे बेटा अगर आप लोगों ने रैशनलाइजेशन का मेरा लेक्चर नहीं देखा हुआ, तो रैशनलाइजेशन हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से करते आ रहे हैं. मतलब 1 पॉइंट जो हमारे पास 2 एक्सरसाइज है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज, उसके स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट की रैशनलाइजेशन से स्टार्ट किया. सो नाउ 2. अब मेरे बेटा देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ गया, 1 into square root of 3 square root of 3 minus square root of 5. 1 से उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को भी मेरा बेटा हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ भी, और स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस हमारे पास आ गया माइनस. स्क्वायर रूट ऑफ 15 को हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कर दिया मल्टीप्लाई. दोनों फैक्टर्स मेरा बेटा हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई. डिवाइड में आपके पास आ गया 3 minus 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स हो गए कैंसिल. 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों स्क्वायर रूट से हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं. 15 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है मेरा बेटा. अब इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस,
अब बेटा 15 को हम 3 into 5 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है ये बन गया 3 स्क्वायर into 5। 15 को अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 into 5 5 स्क्वायर, तो मेरा बेटा 5 स्क्वायर into 3। 2 से ये 2 आपके पास क्या हो गया मेरा बेटा, कैंसिल। सो अभी तक के हमने जो काम किया उसके अंदर हमने ये चीज को देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो इसको मैं पहले यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, फिर इस पार्ट को हम अटेम्प्ट करते हैं। सो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का साइन आपके पास साइड पे आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 into स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आपके पास 5 का सॉरी स्क्वायर था, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बाहर into स्क्वायर रूट ऑफ 3। बाहर माइनस का साइन है, मेरा बेटा ध्यान रखना है, माइनस का साइन क्या करेगा, अंदर वाले सारे साइंस को चेंज। सो दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली टर्म्स हैं उनको मेरा बेटा करीब देख लो, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मौजूद होता है, प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 5 में से अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स हो गए 5 माइनस 1, यहां से मेरा बेटा 1 माइनस 3, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अगेन क्या निकाल लिया, कॉमन, 5 माइनस 3 5 माइनस 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस दैट इज माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, दैट इज द आंसर ऑफ मेजरमेंट AB। और मेरे बेटा हाँ, अगर एक्सरसाइज का सवाल देखिएगा तो उन्होंने हमें कहा था कि आपने आंसर इसी फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 के कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। जी एग्जैक्टली 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारे पास AB का आंसर है। अब मेरा बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी सॉल्यूशन हम यहां पे भी अटेम्प्ट करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या उन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, दो साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल हमें दी है, ठीक है। अगेन हमें रेक्टेंगल के एरिया का पता होना चाहिए। सो मेरा बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और हमें यही दो साइड्स हमें दी है, दो हमें साइड्स दी है, मतलब लेंथ और विड्थ दी है। रेक्टेंगल में दोनों लेंथ्स बराबर होती हैं, दोनों विड्थ्स बराबर होती हैं। ये आपके पास मेरा बेटा शेप आ जाती है रेक्टेंगल की, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास दोनों रेक्टेंगल्स की लेंथ बराबर है, दोनों विड्थ्स बराबर है, तो इसका मतलब है एक रेक्टेंगल की लेंथ है और दूसरी हमारे पास विड्थ। तो इसको जब हम पुट करते हैं हमसे उन्होंने एरिया ही पूछा है, टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब मेरा बेटा हम इसको जरा थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, दोबारा 18, 5 माइनस 4, अब 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 प्लस दैट इज 9 3 का स्क्वायर, 9 को हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 माइनस 2, अब मेरा बेटा देखो जो काम अब आपके सामने मैं करने लगा हूं, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपने मेरे बेटा समझना है। एलैबोरेट करता हूं मैं आपके सामने। 2 तो मैंने लिखा, लेकिन इस 2 की जगह मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर
रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर। तो हाफ पावर एंड हाफ पावर, हाफ प्लस हाफ कितनी हो गई? 1 पावर। तो इसका मतलब है कहीं पे भी आपके पास 2 हो तो उसे हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। मतलब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ गया ना। तो इसी तरीके से हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा। रीजन क्या है? ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये नीचे वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो सके और हमारी फ्रैक्शन खत्म हो जाए। 2 प्लस ये मेरा बेटा 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ गया, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच गया। ठीक है, अब मेरा बेटा हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 5 are 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 5 are 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 2 are 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मेरा बेटा क्या हो गया? स्क्वायर। सो दैट इज 10 माइनस, अगर हम 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहले लिखते हैं माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाद में लिखते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दिया। माइनस 6 स्क्वायर से स्क्वायर रूट मेरा बेटा क्या हो गया? कैंसिल। सो 10 15 माइनस 4 हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेरा बेटा देखो क्या निकाल लिया? कॉमन, और ये आपके पास आ गया माइनस 12। 15 माइनस 4 दैट इज 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2। सो दैट इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे एरिया पूछा था और जो दो लेंस हमें दी थी वो इन द फॉर्म ऑफ मीटर दी थी। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स के अंदर आता है। सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है कि अगर दो नंबर्स हैं उनका सम है 68 और उनका डिफरेंस है 22 नंबर्स का। ठीक है, जैसा कि आपके सामने बोर्ड के ऊपर मेंशन है। अब हमने लेट कर लिया वो दोनों नंबर्स, एक x है और दूसरा y। अब एक चीज याद रखिए कि जब तक कि हमें एक नंबर का नहीं पता होगा हम दूसरा नंबर मालूम नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको कहता हूँ दो नंबर्स का सम 5 है, आप बताएं, आप कहते हैं सर 2 और 3, मैं कहता हूँ गलत। आप कहते हैं 4 और 1, मैं कहता हूँ गलत। मैंने सोचा था कि 1.5 और 3.5 होना चाहिए। तो बेटा यू कैन नॉट रीड और कैच माई इमेजिनेशन, ये गलत है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे करूं कि दो नंबर्स का सम 5 है, एक नंबर 3 है, दूसरा बताओ, अब सबका आंसर क्या होगा? 2। सो इस केस के अंदर जैसा कि सामने मैंने आपकी इक्वेशंस बनाई कि दो नंबर्स हैं उनका सम, तो लेट कर लिया हमने x + y 68 एंड x - y, मतलब उन दो नंबर्स का डिफरेंस माइनस 22, इक्वेशन 1 और 2। अब देखो दोनों इक्वेशंस के अंदर y के कोएफिशिएंट क्या है? एक में 1 है, दूसरे में -1, मतलब कोएफिशिएंट एक 1 1 है, लेकिन एक में साइन प्लस है, एक में माइनस। तो इफ यू विल ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो मेरे बेटा देखो y से क्या हो गया? कैंसिल। x + x 2x स्क्वायर किया 90, 2 डिवाइड हो गया x, मतलब एक नंबर हमारे पास आ गया 45। अब दूसरा नंबर मेरा बेटा हमें कैसे मिलेगा? अगर हम ये 45 इक्वेशन 1 2 में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, x की जगह 45 उधर जाके माइनस y का आंसर आ गया 23। सो द टू रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 एंड 23। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कहा कि 2024 में एक सिटी का, लाहौर का चेक किया गया टेम्परेचर था 48 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब गर्मी थी। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि उसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो और साथ में फार्मूला भी दे दिया। ये फार्मूला मेरा बेटा आपको भी आना चाहिए। ठीक है, डिग्री टू फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरा बेटा यहाँ पे फ़ारेनहाइट का डिग्री से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का फार्मूला सवाल में मेंशन है। आपने जस्ट उस फार्मूले में हमें टेम्परेचर कौन सी यूनिट में दिया हुआ था? सेंटीग्रेड में, तो हमने C की जगह 48 पुट कर दिया, बस बाकी सारा काम फार्मूला था। तो मेरे बेटा देखो हमने C की जगह 48 पुट किया, 9 × 48 432 डिवाइड बाय 5 86.4। इसमें मेरा बेटा हमने क्या ऐड किया? 32
आंसर आ गया 118.4, दैट इज द आंसर इन फॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मेरा बेटा बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, तवज्जो से जरा देखिएगा। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, ठीक है, एक बाप है और एक उसका बेटा है, उन दोनों की मौजूदा एज उन्होंने बताई है 72 ईयर्स। अगली चीज उन्होंने बेटा हमें क्या कहा, 6 साल पहले, 6 years बिफोर, ठीक है, अगो, उनकी एज। अब देखो 6 साल पहले डेफिनेटली फादर की एज में से भी 6 साल कम होंगे और बेटे की एज में से भी 6 साल कम होंगे, ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि आज फादर और बेटे की एज है, लेट सपोज उन दोनों का सम है 60 इयर्स, लेट सपोज। तो 5 साल पहले दोनों की एजेस का सम क्या होगा, डेफिनेटली 5 साल फादर की एज में भी इंक्रीज हुए और 5 साल बेटे की एज में भी इंक्रीज हुए। तो 5 साल पहले दोनों की एज का सम क्या था, 50। सेम वही अब हम यहां पे देखते हैं कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन मौजूदा 72 है। 6 साल पहले सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन कितनी होगी मेरा बेटा, 72 में से हमने 6 कितनी दफा माइनस कर दिया, 2 टाइम्स, इसका मतलब है 12 माइनस कर दिया, ठीक। तो मेरा बेटा हमारे पास क्या आ गया, 60 इयर्स। ओके, अब अगली चीज उन्होंने बेटा हमें क्या की, अकॉर्डिंग टू गिवन, उन्होंने कहा 6 साल पहले की बात में बेटे की एज से फादर की एज 2 टाइम्स है, ठीक है। अगर बेटे की एज 5 साल है तो फादर की एज 2 टाइम्स होगी, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5, लेट्स सपोज मैंने आपको कहा। यहां देखते हैं तो मेरा बेटा अगर बेटे की एज x है, देन फादर एज आपके पास क्या हो जाएगी, 2x, ठीक है। और अब इन दोनों का सम 6 साल पहले कितना होगा, 60 इयर्स। x plus 2x is equals to, अब मेरा बेटा देखो हमने क्या किया, x plus 2x कितना हो गया आपके पास, 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिवाइड बाई 3, मतलब x is equals to 20। अब सवाल में उन्होंने पूछा है 6 साल पहले बेटे की एज बताओ, तो 6 साल पहले बेटे की एज हमने क्या लेट की थी, x, which is 20 years। अगर वो फादर की एज पूछते हैं वो भी निकाल सकते हैं, वो कितनी हो जाएंगी, 2 into x, मतलब 40 इयर्स। और अगर वो करंट पूछें तो हम दोनों की एज में 6 ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बुक का सवाल यही। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले आपने थोड़ा सा बिजनेस माइंड अपना बनाना है, ठीक है मेरा बेटा। अब बिजनेस माइंड बनाने के लिए क्या जरूरी है, हमने देखना होता है कि कब कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट करता है और कब उसे लॉस होता है, ठीक है। अब 2 चीजें होती हैं, लेट्स सपोज वो एक चीज खरीद रहा है 10 रुपए की और उसे वो सेल कर रहा है 15 रुपीज की, तो डेफिनेटली उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है प्रॉफिट क्या हुआ, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर किसी भी मजबूरी की वजह से लेट सपोज उसने स्टॉक उठा लिया स्वेटर्स का, लेकिन गर्मियां आ गई, अब उसने कभी जितनी भी कम भी प्राइस पे जाती है लेकिन उसकी अमाउंट ना रुके, उसने सेल किया तो उसे क्या हुआ, लॉस, जाहिर लॉस हुआ। अब आपके पास लॉस किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस कम है तो मेरे बेटा लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेजेस में निकालने के हमारे पास फार्मूलास आ गए। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें कहा
कि अगर एक चीज सेल हुई है, बेटा क्या कहा उन्होंने, सेल हुई है 15-20 की, अब बिजनेसमैन चाहता है कि भाई वो इससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे इसको सेल करे। कितने ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे, 15% मोर। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो मेरा बेटा इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन न्यू सेल प्राइस विच इज x। ये हमें कैसे ऑब्टेन होगी, हम करेंगे 15% ऑफ जो क्वेश्चन में दी थी प्राइस 15-20, ठीक है। हमने क्या किया, अब मजीद उसके अंदर 15% ऐड कर दिया, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 11, जहां पे भी परसेंटेज का साइन होता है उसका मकसद होता है हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100, और परसेंटेज के साइन होता है ऑफ का मतलब मेरा बेटा क्या होता है मल्टीप्लाई एंड 15-20, ठीक है। 15-20 वो प्राइस थी जिसके ऊपर उसने पहले सेल किया, ठीक है। अब अगर हम इसका आंसर निकाल लें तो आपके पास क्या आया, 115 मल्टीप्लाई बाय 1520 डिवाइड बाय 100, 1748। सो मेरा बेटा हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, ₹1748। ओके, अब हम मेरा बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा अगर एनुअल इनकम 9,60,000 है और टैक्स एग्जाम्प्ट हो रहा है, एक एग्जाम टैक्स एग्जाम्प्ट का मतलब होता है रिबेट, रिबेट उस चीज को बोलते हैं कि गवर्नमेंट कहती है जिस बंदे की आमदनी यहां तक है, इतनी है, वो टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। तो टैक्स टू पे एट द रेट ऑफ 0.75, मतलब वो अमाउंट जिस पे टैक्स पे करना है। तो मेरा बेटा टैक्स पे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो रिबेट वाली अमाउंट है जिससे जिसके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्टेड है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा गरीब लोग जो 1,30,000 से कम कमाते हैं उनसे हमने टैक्स लेना ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो अमाउंट है, तो हम अपनी मौजूदा अमाउंट में से उसको सबसे पहले करेंगे माइनस। वो अमाउंट जिस पे टैक्स पे करना ही है, वो अमाउंट मेरा बेटा हमारे पास कितनी आई, 9,60,000 माइनस 1,30,000, ठीक है। तो मेरे बेटा इसको माइनस कर देते हैं, इसीलिए कर रहा हूं कैलकुलेटर का इस्तेमाल ताकि कहीं गलती ना हो और आप लोगों को परेशानी ना हो। तो मेरे बेटा ये हमारे पास आ गया 8,30,000 रुपीज, ठीक है। अब मेरा बेटा हमने इस पर टैक्स पे किया कितने परसेंट के लिहाज से, एट द परसेंटेज ऑफ 0.75। तो मेरा बेटा टैक्स कैसे हम निकालेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, परसेंटेज की जगह पे 0.75 परसेंटेज ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास अगर उस अमाउंट को हमने x का नाम दे दिया तो x लिख देते हैं, सो 0.75, ठीक है। परसेंटेज को खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 8,30,000, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइड बाय 100, तो मेरे बेटा हमारे पास अमाउंट आ गई 6,225। सो टैक्स अमाउंट मेरा बेटा हमारे पास कितनी आ गई, ₹6,225।
नेक्स्ट मेरा बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा गया कि प्रिंसिपल अमाउंट दी है हमें 3,75,000, रेट दिया है 14%, टाइम दिया है 1 ईयर और हमसे प्रॉफिट या मार्कअप पूछा है। ठीक है, तो मेरे बेटा इसके लिए हमें फार्मूला याद रखना है। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, मतलब हमने प्रिंसिपल अमाउंट को रेट से और टाइम से क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाय मेरा बेटा क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। रेट था 14%, टाइम था 1 ईयर। ठीक है, सो मेरा बेटा यहाँ पे आंसर अब आप देख लो क्या आपके पास आ रहा है, 3750 मल्टीप्लाई बाय 14, सो दैट इज 525। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉफिट और मार्कअप भी हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा बेटा, इसी से रिलेटेड आपकी लास्ट एग्जांपल बिल्कुल एक्सरसाइज से ऊपर, वहां हमसे रेट पूछा है। ठीक है, वहां हमें देखो प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, हमें रेट हमसे पूछा हुआ है, और जो प्रॉफिट आया हमें ऑब्टेन हुआ वो भी हमें दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, हमसे रेट पूछा है। तो आखिरी एग्जाम्पल देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। अब उससे पहले एक एग्जांपल है, आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस की है उन्होंने, जिसके अंदर हमें कहा गया कि एक कंपनी के अंदर लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स ने अपना बिजनेस शुरू किया। अब जब प्रॉफिट की बारी आई तो एक प्रॉफिट अर्न हुआ, तो डेफिनेटली जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसी रेशो में उनको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज एक ने अमाउंट दी थी लाख रुपए, दूसरे ने 2 लाख, तीसरे ने 3 लाख रुपए। तो जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जिसने 3 लाख दिए थे उसको ज्यादा अमाउंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ रेशो से प्रॉफिट शेयर निकालने का हमें तरीका बताया है। एग्जांपल नंबर 13 है आपके पास, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हमें प्रॉफिट अर्न हुआ 4,50,000, रेशो थी किस पे, 4:7:14, 3 पार्टनर्स की ये रेशो थी। तो मेरा बेटा हमसे पूछा है ईच पर्सन रेशियो, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। सो 4 + 7 + 14, तो मेरा बेटा ये हमारे पास कितना आ गया, 25। इसके बाद मेरा बेटा उन्होंने जितनी हमें कहा वह फर्स्ट पर्सन शेयर, अगर आपको नाम दिए हैं आप वो नाम यूज कर लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन शेयर हमारे पास कितना था, उसकी रेशियो थी 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट आई 4,50,000, तो मेरा बेटा उसका शेयर आ जाएगा। सेकंड पर्सन आपके पास शेयर कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000। ठीक है, तो हमें उसका थर्ड पर्सन के लिए भी एग्जांपल ऑलरेडी हुई थी, इसलिए मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं की, लेकिन इंपॉर्टेंट थी आप तक के पहुंच जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट थी। सो मेरा बेटा आपकी एक्सरसाइज विद एग्जांपल 1.3 इज कंप्लीटेड राइट नाउ। कहीं पे किसी किस्म की भी कंफ्यूजन के लिए, क्यूरी के लिए आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, हम इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मेरे बेटा आपने क्या करना है, खुद फायदा नहीं उठाना, इन लेक्चर्स को फर्दर शेयर भी करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि यहाँ से आपको ऑल एक्सरसाइज सॉल्व मिलेगी। ठीक है, सो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना भूलना नहीं। अल्लाह हाफिज।